चलते चलते महादेव ने डरते हुए पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, क्या इस वक्त वहां जाना सुरक्षित होगा? उसकी बात पर पुजारी जी धीमे से हंसते हुए बोले, क्यों, डर गया? महादेव जल्दी से बोला, नहीं नहीं पुजारी जी, डरा नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पुजारी जी उसे तसल्ली देते हुए बोले, डर मत, मैं हूं ना। तुम दोनों को सुरक्षित वापस गांव पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सफल हो जाए। महादेव ने जैसे ही पूछा, वहां जाना सुरक्षित होगा क्या? पुजारी जी उसे तसल्ली देते हुए बोले, डर मत, मैं हूं ना। तुम दोनों को सुरक्षित वापस गांव पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो काम सफल हो जाए। नदी को पार करने के बाद कुछ दूर तक जंगल में आगे चलकर पुजारी जी मनवा और महादेव के साथ उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पहले कभी पवित्र पेड़ हुआ करता था। वहां अब बस उसकी जली हुई जड़ें ही बची हुई थी। उन दोनों ने कुछ कुछ दूरी पर अपने लालटेन रख दिए, जिससे वहां फैला हुआ घुप अंधेरा काफी हद तक कम हो गया था। पुजारी जी ने मनवा को अपना टॉर्च पकड़ाया और अपने थैले से गंगा जल की बोतल निकालकर उस पूरे स्थान पर गंगा जल छिड़कते हुए ईश्वर से बोले, हे ईश्वर, सालों पहले उस सिद्ध पुरुष ने जिस पाली वालों की सेवा से खुश होकर उनकी भलाई के लिए पवित्र पेड़ को लगाया था, उसे उस दुष्ट शक्ति ने जलाकर नष्ट कर दिया और अब इस पूरे पाली पर उसका साया मंडरा रहा है। उस दुष्ट से मुक्ति के लिए हमें इस पवित्र पेड़ की जड़ों की बहुत आवश्यकता है। हे ईश्वर, मेरी विनती सुनिए और कृपा कर हमें मार्ग दिखाइए और मेरी कोशिशों को अपने आशीर्वाद से सफल कीजिए। उसके बाद पुजारी जी महादेव से बोले, इस बोरी को खोलो। पुजारी जी के आदेश पर मनवा ने उस बोरी को खोला। उस बोरी में फावड़ा था। मनवा ने फावड़ा निकाला, जिसे देखकर महादेव बोला, ये फावड़ा क्यों लाए हैं हम? पुजारी जी उस जली हुई जड़ों को देखते हुए बोले, इस जगह की खुदाई शुरू करो। पुजारी जी की ये बात सुनकर मनवा हड़बड़ा कर बोला, खुदाई? पुजारी जी, इस जले हुए पेड़ की खुदाई, वो भी इस वक्त? उसकी बात सुनकर पुजारी जी ने उसे शांत रहने का इशारा किया और बोले, हम जिस काम को करने आए हैं उसके लिए यही सही समय है। और रही बात इस पेड़ के जल जाने की, तो सुनो, हमें उसकी जड़ों की जरूरत है और संभवतः कुछ गहराई तक खोदने से हमें उसकी थोड़ी सी जड़ी मिल जाए। काफी कुछ अध्ययनों के बाद और सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया है। और रात्रि में हम इसलिए ये खुदाई करने वाले हैं क्योंकि रात्रि में इस पेड़ की जड़ से हल्की लाल रोशनी सी चमकती दिखती है। इसलिए अगर उस जड़ में जरा सी भी जान हुई या अगर उसमें जरा सी भी लालिमा हुई तो हम उसे वापस जिंदा कर सकते हैं। अब समय व्यर्थ मत करो और यहाँ की खुदाई शुरू करो। हमें 12 बजे से पहले किसी भी हाल में जड़ लेकर लौटना होगा। पुजारी जी की बात सुनकर मनवा ने उस जले हुए पेड़ की जड़ को देखते हुए कहा, लेकिन पुजारी जी, ये पेड़ पूरी तरीके से जल चुका है और मान के चलिए इसकी जड़ें कहीं जिंदा हुई भी तो न जाने कितना खोदना पड़ेगा और सिर्फ मैं और महादेव मिलकर कब तक खोद पाएंगे। अगर हमें जरा भी पता होता कि यहाँ क्या काम करना है तो हम कुछ और लोगों को लेकर आ जाते। ऊपर से आप कह रहे हैं कि 12 बजे से पहले वापस भी जाना है। माफ करिएगा, लेकिन 12 बजे से पहले ये कैसे संभव है? इसके लिए या तो फिर हम गांव जाएं और किसी को बुलाकर लाएं मदद के लिए, लेकिन अब उसमें भी तो समय नष्ट हो जाएगा। पुजारी जी ने मनवा को समझाते हुए कहा, देख मनवा, मैं तेरी बातें समझता हूँ कि यहाँ बहुत समय लगने वाला है और ज्यादा लोग मिलकर काम करते तो जल्दी हो जाता, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बता सकते। यहाँ आने से पहले मैंने तुम दोनों को भी बताया था ना कि इन चीजों को गुप्त रखकर काम करना है, क्योंकि हमारे इस मार्ग में हर पल रुकावट है और तुम दोनों को ही ये काम करना होगा, क्योंकि तुम दोनों सुमेर बाबू के विश्वास पात्र हो। अब समय नष्ट मत करो और जल्दी से खुदाई का काम शुरू करो, क्योंकि 12 बजे के बाद शैतानी शक्तियों का समय शुरू हो जाता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक होता है। उस वक्त इंसानी ही नहीं बल्कि दैवीय शक्तियां भी कुछ कमजोर पड़ जाती हैं और ये बुरी शक्तियां उन पर हावी हो जाती हैं। उस वक्त वो बुरी शक्ति हमें ऐसा कोई काम नहीं करने देगी जो उसके लिए हितकर ना हो। पुजारी जी की सारी बात सुनने के बाद मनवा और महादेव ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को इशारे में कहा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोनों ने अपने साथ लाए फावड़े को उठाया और उस जगह पर खुदाई का काम शुरू करने लगे। रात के अंधेरे में जंगल में इस तरह खुदाई का काम करते वक्त मनवा महादेव दोनों ही बहुत डर रहे थे, लेकिन क्योंकि सुमेर का आदेश था और पुजारी जी उनके साथ थे, इसलिए उन दोनों ने अपने डर को काबू में करते हुए अपना काम जारी रखा। काफी देर तक खोदने के बाद मनवा और महादेव दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी। काफी गहराई तक खोदने के बाद आखिर में महादेव ने फावड़े को एक तरफ करते हुए पुजारी जी से कहा,
पुजारी जी, अब बस, हम लोग बहुत थक गए हैं और मुझे नहीं लगता कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो मिलने वाला है, क्योंकि हम जितनी गहराई तक खोद रहे हैं सिवाय काली राख के कुछ नहीं निकल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के साथ साथ गहराई तक जमीन भी जलकर राख हो चुकी है। महादेव की बात सुनकर पुजारी जी उस गड्ढे के पास बैठ गए और टॉर्च से उसे गौर से देखने लगे और उन्होंने अंदर गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, धीरे धीरे काली मिट्टी छंटने लगी है। मुझे यकीन है अगर थोड़ी सी कोशिश और की जाए तो शायद हमें कुछ मिल सकता है। हिम्मत मत हारो महादेव, मत भूलो कि इस क्रिया में पूरे गांव की भलाई छुपी हुई है। एक बार और कोशिश करो। पुजारी जी की बात से प्रेरित होकर महादेव ने अपना साहस बटोरा और फिर से मनवा के साथ मिलकर उस गड्ढे को गहराई से खोदने के काम में लग गया। पुजारी जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब से अनजान विक्की के घर में तारा गुमसुम सी बैठी सोच रही थी कि आगे क्या किया जाए, और साथ ही साथ उसे उस बुजुर्ग महिला की बातें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। तारा चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। अपने मन में सोचती हुई तारा बोली, आखिर है कौन ये भंवरी देवी? आज से पहले मैंने इतनी रहस्यमयी औरत कभी नहीं देखी। तारा को पता नहीं चला कि कब विक्की उसके बगल में आकर बैठ गया। विक्की एकटक तारा के चेहरे पर आने जाने वाली परेशानी के भाव को गौर से देख रहा था। वो तारा की आंखों के सामने अपना हाथ ले जाकर चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो, कहाँ खोई हो? अचानक से विक्की के चुटकी बजाने से तारा को एहसास हुआ कि विक्की उसके बगल में बैठा हुआ है। उसने चौंकते हुए पूछा, विक्की, तुम कब आए? तारा की इस बात पर विक्की ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो यार काफी देर से बैठा हुआ हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ हो? विक्की का सवाल तारा की समझ नहीं आता है, इसलिए तारा विक्की से पूछती है, मैं कहाँ हूँ मतलब? मैं तो यहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास। तारा की बात सुनकर विक्की उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम मेरे पास मेरे बगल में बैठी हुई हो लेकिन मेरे साथ नहीं हो, तुम कहीं और ही हो। मेरा मतलब है तुम्हारा ये सुंदर सा मुखड़ा तो मेरे सामने है, लेकिन तुम्हारी सुंदर से मुखड़े से भी ज्यादा प्यारा तुम्हारा मन है जो कहीं और ही है। विक्की की बात पर तारा हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यूं ही कुछ सोच रही थी। वैसे तुम कब से इतनी गहराई वाली बातें करने लगे? मैंने आज से पहले तो तुम्हें ऐसी बातें करते कभी नहीं सुना। तारा की बात पर विक्की अपने कॉलर ठीक करता हुआ बोला, भाई हम तो मल्टी टैलेंटेड हैं, जब जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है तब वहाँ वो चीज कह देते हैं, और वैसे भी मेरी बातों की गहराई को समझने के लिए सामने वाले को गहराई से सोचना भी तो जरूरी है। अब देखो तुम मेरी बातों का मतलब समझ गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने बोला। वाकई में तारा, तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे को बहुत समझने लगे हैं, और अगर हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करें तो हम एक दूसरे के बारे में और जानने समझने लगेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, दोस्तों को तो एक दूसरे को समझना ही चाहिए, इसे ही तो दोस्ती कहते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर तारा उठकर वहां से चली गई। विक्की जाती हुई तारा को देखकर धीमे से बोला, वैसे तो तुम बहुत समझदार हो तारा, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हें अपने दिल की बात समझाने की, ना जाने तुम क्यों नहीं समझ पाती जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। विक्की अभी इतना बोला ही था कि उसके बगल में ध्रुव उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठते हुए बोला, या तो ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर समझना चाहती ही नहीं हो। अब कहाँ तारा और कहाँ। इतना कहता हुआ ध्रुव अपनी बात को अधूरा छोड़कर इधर उधर देखने लगा। ध्रुव की इस बात पर विक्की ने उसे घूरते हुए पूछा, तू कहना क्या चाहता है? कहाँ तारा और कहाँ मैं? क्या कमी है मुझ में, जरा बता। ध्रुव ने विक्की को छेड़ते हुए कहा, एंजल और डेविल वाली जोड़ी है ये। और उसके बाद ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। विक्की ने ध्रुव की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, साले, तो तुझे क्या लगता है तू और अनन्या क्या दोनों देवलोक से उतरे हुए लगते हो? तुम दोनों भी एंजल और डेविल की तरह ही लगते हो। और तुझे बता दूं मैं कि ये कलयुग है, यहाँ एंजल्स डेविल को ही पसंद करती हैं। विक्की ने ध्रुव को छेड़ते हुए कहा, वैसे तेरी एंजल है कहाँ? दिख नहीं रही। पिछले कुछ दिनों से तो बड़े तोता मैना बने घूम रहे हो दोनों। विक्की की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखने लगी थी, और उसने पिछले कुछ वक्त में अनन्या के साथ जो अच्छे पल बिताए थे वो उन्हें याद करते हुए बोला, यार विक्की, तू जानता है ना कि अनन्या मेरी लाइफ का इकलौता सपना है, और बस अब मैं चाहता हूँ कि वो सपना पूरा हो जाए और वो हमेशा के लिए बस मेरी हो जाए। इस हंसी मजाक के बीच में ध्रुव का अनन्या के लिए प्यार में डूबी बात सुनकर विक्की ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, अनन्या तो तेरी ही है, हम सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो।
अब बस ये प्रपोज करने वाली जो फॉर्मेलिटी बाकी है, मैं तो कहता हूँ ये भी कर ही ले आज। कब से तो इंतजार में है कि सब ठीक हो जाएगा और तू प्रपोज करे। ये सब तो चलता रहेगा यार, मेरी मान तो अभी अनन्या को प्रपोज कर दे, यही सही मौका है। लेकिन ध्रुव ने विकी की बात पर इनकार करते हुए कहा, अभी नहीं, जहाँ मैंने इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ इंतजार और सही। बस एक बार इस अमावस्या को मैं आने वाली मौत को रोक पाने में सक्सेस हो जाऊं और एक बार सब ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अनन्या को सिर्फ प्रपोज ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज करूंगा। और मेरा बस चले तो मैं इस गांव से लौटूं तो अनन्या से शादी करके ही लौटूं। एक मेमोरेबल वेडिंग हो जाएगी हमारी। ध्रुव की बात पर विकी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है, फ्यूचर प्लानिंग एंड ऑल। सच कहूं, अनन्या को अगर तेरे सपने का पता चला तो वो जितनी फैशन फ्रीक है, वो अभी से सबको मैचिंग शेरवानी और लहंगे का ऑर्डर देनी चली जाएगी विथ मैचिंग फुटवेयर। विकी की बात पर दोनों एक साथ ठहाके लगाने लगे, पर फिर अचानक विकी सीरियस होकर बोला, ये हंसी मजाक तो ठीक है ध्रुव, लेकिन तूने कुछ सोचा भी है? विकी के अचानक सीरियस सवाल पर ध्रुव ने कैजुअली पूछा, किस बारे में सोचा है? विकी ने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे उसे ध्रुव से इस सवाल की उम्मीद ना हो। उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, ध्रुव, मैं आने वाली अमावस्या पर होने वाली मौत के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस पर तूने कहा है कि तू किसी को कुछ नहीं होने देगा, और गांव में ये भी अनाउंस हो चुका है कि उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे, याद है ना? ध्रुव बहुत शांति से बोला, मुझे सब याद है विकी, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन भाई उसमें तुझे मेरा पूरा साथ देना पड़ेगा। आज तक तेरी सारी बकवास में और हर कांडों में मैं तेरा साथ देता आया हूँ। एक कांड और सही, अब बता कौन सा कांड करने वाला है। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, इस बार अगर तूने बोल बच्चन करके कोई वादा करने वाला हिसाब किताब किया तो फिर मैं नहीं जानता तुझे कि कौन है तू। ध्रुव जानता था कि विकी मजाक में ऐसा बोल रहा है, इसलिए उसने विकी की तरफ देखते हुए कहा, देख, कैमरा लगाने का प्लान भी फ्लॉप हो गया, और गांव में जिस तरीके का सन्नाटे वाला माहौल चल रहा है उसमें हम ना तो किसी से कुछ पूछताछ कर पा रहे हैं ना कुछ जान पा रहे हैं। तुझे याद है जब गांव में पहली मौत हुई थी उस औरत बिंदिया की, तो सबने कहा था कि उन लोगों को कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन जैसे ही वो बिंदिया घर से बाहर निकली उसके बाद ही उसकी मौत हुई थी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अमावस्या की रात मैं और तू, हम दोनों मिलकर दिलीप काका के घर के बाहर बैठे रहेंगे, जिससे किसी भी हालत में दिलीप काका बाहर ना निकले। उन्हें कोई भी जरूरत हो तो हम उन्हें पूरी कर सके और ना ही कोई उनके घर के अंदर जा सके। ध्रुव की बात पर विकी उसे याद दिलाते हुए बोला, और तू शायद जुल्मी को भूल रहा है, उसके घर के बाहर भी चिन्ह मिला है। इस बार एक नहीं 2 मौतें होनी है, तो अगर हम दिलीप काका के घर के बाहर बैठेंगे तो जुल्मी का क्या होगा? और ये मुसीबत सिर्फ जुल्मी पर ही नहीं मंडरा रही, हो सकता है उसके घर के किसी और मेंबर की मौत हो जाए। विकी की बात बिल्कुल सही थी और इसलिए ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, मैं और तू, हम दोनों में से कोई एक दिलीप काका के घर के बाहर रहेगा और कोई एक जुल्मी के घर में रहेगा, और तो और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उन लोगों में से कोई घर से बाहर ना निकले और ना कोई उनके घर के अंदर आए। यकीन मान ये तरीका काम करेगा और किसी को कुछ नहीं होगा। विकी कुछ कहता उससे पहले तारा के चीखने की आवाज सुनाई देती है, ध्रुव, ध्रुव जल्दी आओ। तारा की चीख सुनकर ध्रुव और विकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से उठकर खड़े हो गए और दोनों एक साथ बोले, ये तारा क्यों चीखी? चल जल्दी। विकी ने तारा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।